Welcome back to second lecture for class 11 physics and we are continuing physical work. तो कल हमने फिलोसफी से लेके फिजिक्स तक का सफर तय किया था, बताया था आपको फिलोसफी से साइंस में कैसे आए और फिर साइंस का जो रिडक्शनिज्म है जो उसको ब्रेक किया गया सब्जेक्ट में वो कैसे हुआ। तो आज हम फिजिक्स पे आ चुके हैं। फिजिक्स के बारे में बात करते हैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसको हमें +1 और +2 में पढ़ना है और ये सबसे इंटरेस्टिंग सबसे एक्साइटिंग सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि आपको बहुत जल्द पता लगेगा कि ये हमारे आसपास की नेचर के बारे में ही है। तो जिसमें हमारी नेचर के रहस्य छुपे हुए हैं, हमारे बारे में जिसमें बताया गया है कैसे दुनिया चलती है। तो जिस सब्जेक्ट में आप ये सब चीजें पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरेस्टिंग तो होगी और साथ ही एक्साइटिंग भी है। एक्साइटमेंट क्या है इसमें ये भी आगे बताया जाएगा। तो फिलहाल फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं क्या। तो सबसे पहले उसी बारे में बात कर रहे हैं, फिजिक्स। देखिए ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रीक सिविलाइजेशन से हमारी मॉडर्न एजुकेशन की स्टार्टिंग मानी जाती है। हालांकि हमारे जो शास्त्र हैं, जो भारत में शास्त्र होते थे पहले, वो काफी हजार साल पुराने हैं। वेद 5000 साल लगभग पुराने हैं। उनमें भी जो बातें बताई गई हैं वो भी साइंस का ही एक पार्ट है। वो एंशियंट साइंस है, धीरे धीरे वो खत्म होती चली गई और मॉडर्न साइंस ने अपनी जगह बना ली। तो जो मॉडर्न साइंस है वो ग्रीक सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है। तो ग्रीक सिविलाइजेशन में जो ग्रीक लैंग्वेज थी वहां से एक लैटिन वर्ड निकल के आता है, उसका ग्रीक वर्ड का लैटिन वर्ड में कन्वर्जन किया गया है। तो वो वर्ड होता है फिजिक या फिजिक्स। ऊपर वाले वर्ड का मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। नेचर की नॉलेज के बारे में जब हम बात करते हैं फिजिक, और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। तो ये जब ग्रीक लैंग्वेज थी उसका लैटिन में कन्वर्जन किया गया है, रोमनाइजेशन किया गया। तो उस टाइम पे जो लेटर्स हमारे पास आए उन्हीं से आगे चल के नाम बना है फिजिक्स। तो बेसिकली इन सब वर्ड का मतलब है नेचर। और ये सबसे पहले जो ग्रीक फिलोसफर कह सकते हैं या साइंटिस्ट कह सकते हैं आप, एरिस्टोटल, उन्होंने सबसे पहले इस नाम का यूज किया था फिजिक्स। इसका मतलब है नेचर। तो अब हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि फिजिक्स इज अबाउट नेचर। तो अब डेफिनेशन क्या बननी चाहिए फिजिक्स की? फिजिक्स की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर की जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स। अब ये स्टडी करने से फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह है कि इसके बाद जो नेचुरल फिजिकल फेनोमेना है उनके बारे में भी इसमें स्टडी होती है। नेचर में फेनोमेनाज हो रहे हैं इतने सारे, तो वो सब कैसे आए, वो सब हम कैसे समझ पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है, ये सब चीजें क्यों हो रही है। तो उसके पीछे जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स एक स्टडी है, एक सेट ऑफ लॉज है, थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग ये नेचर बिहेव करती है। अब नेचर को ये नहीं पता कि हमने फिजिक्स बना दिया है, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। नहीं, नेचर के अपने लॉज हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करती है, लेकिन हमने उसको स्टडी करने के लिए लैंग्वेजेस में लॉज बनाए, थ्योरी बनाई, उसको हम बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स is a branch of science which deals with the study of nature and natural physical phenomena। तो हम क्या करते हैं, जब हम नेचर को स्टडी कर चुके हैं कि नेचर में ये लॉज फॉलो होते हैं, फिर उनका मैनिफेस्टेशन होता है, रियलाइजेशन होता है नेचर में कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं, जो लॉज हमने पढ़े हैं, ये नेचर में अप्लाई हो रहे हैं। और इसी सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। तो जो सब्जेक्ट नेचर के बारे में है, प्रकृति के बारे में है, तो नेचुरल सी बात है कि उसकी हमें बहुत डीप स्टडी भी करनी पड़ सकती है कि ये फेनोमेना कहाँ तक जा सकता है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो हम देखते हैं अरे इतना सुंदर एक प्रकृति में कोई फेनोमेना हो रहा है, उसका बहुत एक सिंपल सा लॉ हो सकता है कि एक छोटे से लॉ के ऊपर पूरा का पूरा फेनोमेना बेस्ड है। तो दोनों तरफ जा सकते हैं, आप डीप भी जा सकते हैं, आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। ये फिजिक्स की खासियत है, धीरे धीरे इसको समझेंगे, एक्साइटमेंट है फिजिक्स का। तो फिजिक्स आपको समझ में आ चुका। अब इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए, फिजिकल वर्ड का क्या है कि फिजिक्स नेचर को प्रकृति की तरह नहीं देखती है। फिजिक्स के लिए नेचर एक दुनिया है जो फिजिक्स पे बेस्ड है। तो फिजिकल वर्ल्ड मींस एक ऐसा वर्ल्ड जो फिजिक्स पे बेस्ड है, उसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड।
ठीक है, ये है फिजिकल वर्ल्ड जो मैं कल कह रहा था आपसे कि फिजिकल वर्ल्ड का मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो फिजिक्स पे काम करने वाली दुनिया है। फिजिक्स क्या है? जो मैन मेड साइंस है, मैन मेड थ्योरीज हैं, वो अप्लाई हो रही है वहां पे, ऑटोमेटिकली हो रही है। यहाँ से कभी नेचर ने कभी पढ़ा नहीं कि न्यूटन ने क्या लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। न्यूटन ने स्टडी किया कि नेचर कैसे काम करती है, तो इसको बोलते हैं फिजिक्स। अब आगे की बात करते हैं। फिजिक्स में हम करते क्या है, किस चीज पे फोकस करते हैं, क्या इसको फिजिक्स बनाता है? देखिए, फिजिक्स के तो बेसिक क्वेस्ट हैं, या इनको आप थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। फिजिक्स के दो बेसिक क्वेस्ट हैं, थ्रस्ट है, जिनपे फिजिक्स जोर देती है, जिनपे फिजिक्स काम करती है। वो दो क्या है? एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। देखिए, यूनिफिकेशन क्या है? नेचर में जो इतने बड़े बड़े फेनोमेनाज हो रहे हैं, सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, रेनबो है, पानी रिवर फ्लो करता है, हमारा सी है, क्लाउड्स है, रेन है, ये सब फॉर्मेशन जो है नेचर की, ये सब हम सिंपल लॉज की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। इसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है नेचर का, उसको आप कुछ सिंपल सेट ऑफ लॉज से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये इस लॉज के कारण इतना बड़ा फिनोमेना नेचर में हो चुका है। ये फिजिक्स का थ्रस्ट है, यूनिफिकेशन। क्या आप बड़ी आसानी से इतने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को, इतनी कॉम्प्लेक्स जो भी हमारी प्रकृति में हो रहा है उसको समझ सके सिंपल सेट ऑफ लॉज से, ये फिजिक्स का थ्रस्ट है, यूनिफिकेशन। जैसे कि हमारा मूवमेंट, मोशन जितना भी हम करते हैं नॉर्मली लो स्पीड्स पे, वो सारा का सारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आप कर सकते हैं काम। सिमिलरली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है, उससे ये सब काम हो रहा है, जिसको हम सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे और भी सैटेलाइट्स हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर लगाते हैं। पूरा यूनिवर्स एक लॉ पे टिका है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सारी की सारी स्टडी आप एक लॉ से कर सकते हैं। तो ट्रेस कर रहे हैं वापस छोटे से पार्ट में, जनरलाइज करना है, इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। दूसरा है रिडक्शन, ये इसका उल्टा हो गया। अभी तो हमने क्या किया, यूनिफाई कर दिया कि बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हमने छोटे से लॉज में पढ़ लिया। अब यूनिफाई करते हैं। अब यूनिफाई कैसे करते हैं? देखिए, जब हमारे पास कोई बड़ी चीज आ गई, एक तो काम इसका ये हो जाता है कि इसको जनरलाइज कर दो कि अच्छा, इतनी सारी डीप स्टडी हम किसके अंदर कर रहे थे, साइंस के। अब इसको हम स्पेशलाइज कैसे करेंगे? साइंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे हमने 3 में किया, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इनके भी सब डिसिप्लिन हो सकते हैं। तो रिडक्शन मतलब बड़े काम को आसान करने का तरीका होता है कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स में कर लीजिए। तो ये रिडक्शनिज्म है कि जो बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी आप कर सकते हैं किसी भी फिनोमेना की। जनरलाइज तो है, वो यूनिफिकेशन है, लेकिन आप डीप भी तो कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जा सकते हैं, उससे नीचे नैनोस्कोपिक, फिर पीको, फर्मी लेवल तक आप जा सकते हैं। तो वो कैसे हो रहा है? वो मैक्रोस्कोपिक जो हमारे लेवल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल्स में ब्रेक करके आप समझ सकते हैं, बड़ी चीज को छोटी चीज में करके। ये हो गया रिडक्शनिज्म। तो दो बेसिक क्वेस्ट है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, जिनपे पूरी जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो फिजिक्स के लोग जिस पे भी काम करते हैं, उन सबका थ्रस्ट जरूरी है कि यूनिफाई भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है छोटे छोटे लेवल्स में। तो ये दो बेसिक क्वेस्ट आपको समझ में आ गए। इसके बाद अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की। फिजिक्स की कितनी ब्रांच है? देखिए, मेनली फिजिक्स को 2 सब डिसिप्लिन में बांटा गया है। एक है मैक्रोस्कोपिक स्टडी, एक है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रो नाम सजेस्ट कर रहा है, मैक्रो मीन्स लार्ज। जो लार्ज सिस्टम है, मतलब जो हम अपनी आई से डायरेक्टली देख सकते हैं, ऐसे सिस्टम की जब वर्किंग स्टडी करते हैं, नेचर में स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी। और जब हम बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल जैसे कि एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिनको आप डायरेक्टली आई से नहीं देख सकते, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो 2 डिसिप्लिन हो गए, मैक्रो मतलब लार्ज सिस्टम, माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल सिस्टम के बारे में। अब जो मैक्रोस्कोपिक स्टडी है, इसको हम क्लासिकल फिजिक्स में बोलते हैं।
ये काफी टाइम से चली आ रही है, 2,500 से 3,000 साल पुरानी हो सकती है, फिर क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन जो ये माइक्रोस्कोपिक है, इसको जनरली अभी नाम दिया है क्वांटम मैकेनिक्स, या आप इसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोल सकते हैं। क्लासिकल हो गई वो मॉडर्न फिजिक्स है। तो इसमें लार्ज लेवल पे बात करेंगे, इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे। अभी ये तो दो मेन मैंने बताया सब डिसिप्लिन है, लेकिन इनको भी रिड्यूस किया जा सकता है, रिडक्शनिज्म फॉलो करते हैं। तो देखिए रिडक्शनिज्म से कैसे समझ में आएगा। मैक्रोस्कोपिक लेवल के जो सब ब्रांचेज हो सकती हैं वो क्या क्या है हमारी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। फिजिक्स साइंस की ब्रांच थी, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है, जिसमें आप स्टडी करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ बॉडीज। रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स को कंसीडर भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। तो इसमें आप रेस्ट और मोशन के बारे में बात करते हैं बॉडीज की, इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। एक ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट का प्रोडक्शन, नेचर और प्रोपगेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें जो हमारे फिनोमेनाज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब जो भी लाइट के इफेक्ट्स हैं, इनको स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखते हैं, मिरर से देख सकते हैं रिफ्लेक्शन, लेंस से रिफ्रैक्शन चेक कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आई से चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिक्स मैक्रोस्कोपिक लेवल में आता है। इसके बाद हमारा आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इसके बारे में बात करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल वर्क और हीट। जब किसी सिस्टम पे वर्क किया जाता है, हीट सप्लाई की जाती है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है, एक्सेट्रा। तो उसमें जब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद और हो सकता है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तो आप समझ ही गए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड के फ्लो की बात करते हैं। फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, या अगर रेस्ट पे रहता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, तो फ्लूइड के बारे में जब स्टडी करते हैं होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मींस चार्ज बॉडीज के बिहेवियर, उनके वर्किंग, उनके इफेक्ट को स्टडी करते हैं, या वो रेस्ट पे हो तब भी और मोशन में हो तब भी। जब रेस्ट में होते हैं तो इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है, और जब मोशन में होते हैं तो उसका एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आता है मैग्नेटिज्म। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऐसे बहुत सारी इसकी सब ब्रांचेज हो सकती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में एक ब्रांच है जो स्मॉल लेवल पार्टिकल्स की बात करते हैं, एटॉमिक लेवल की बात करती है। तो ये आपको समझ में आया। अभी एक और ब्रांच इसकी हो सकती है रिलेटिविटी। फिजिक्स की सब डिसिप्लिन हो सकता है रिलेटिविटी। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन इसके लिए बहुत फेमस थे, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी थी। उनके अकॉर्डिंग एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज रिलेटेड टू ईच अदर। और स्पेस एंड टाइम के बारे में बात किया था कि हर स्पेस के लिए अलग अलग टाइम होता है। आपके लिए जो कई साल है वो किसी के लिए कुछ सेकंड भी हो सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि एवरीथिंग इज रिलेटेड, और इनवेरिएंस ऑफ नेचर के बारे में इसमें बताया गया। ये भी एक ब्रांच है फिजिक्स की। और क्वांटम मैकेनिक्स मैं बता चुका। तो ये सब चीजें, हालांकि अभी इनसे अलग एक नया सब डिसिप्लिन भी चल रहा है फिजिक्स का, जिसका नाम है मीजोस्कोपिक। ये ना तो मैक्रोस्कोपिक का है ना माइक्रोस्कोपिक, दोनों के बीच के लेवल का आता है। मैक्रोस्कोपिक लार्ज आ गया काफी, जो हम अपनी आई से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो नहीं देख सकते। लेकिन ये इसके बीच में आता है। कैसे बीच में आता है कि यहाँ पे तो हम सिर्फ एक एटम और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें हम कुछ एटम, 10 एटम्स, 100 एटम्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो एक सिस्टम ऐसा बनता है जिसमें 10 एटम्स या 100 एटम्स हो। उसकी जब बात करेंगे तो उसको मीजोस्कोपिक बोलते हैं। नई ब्रांच है, इसके बारे में अभी हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है। अभी हम दो के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। आगे चल के +1 +2 में यही सब आपके चैप्टर्स होने वाले हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। ये जो सब डिसिप्लिन है चैप्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब आप उससे आगे जाएंगे, फर्दर स्टडीज करेंगे, तो शायद ये आपका सब्जेक्ट बन जाए। उसके बाद और ज्यादा कुछ इसमें रिडक्शनिज्म हो सकता है। तो देखो, अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ चलूं तो ये है रिडक्शनिज्म, और अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलूं तो ये यूनिफिकेशन, कि हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को एक जगह एक सिंपल तरीके से पढ़ सकें। तो ये फिजिक्स की ब्रांच है, फिजिक्स का एरिया है। इससे बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर हम बताना चाहें तो शायद
काफी टाइम, कई महीने लग जाएं कि हम इसी तरह के डिसिप्लिन को रिड्यूस करते चले जाएं, इतना डीप इसको ले जा सकते हैं। और अभी हो सकता है कि बहुत सारी स्टडीज नहीं हुई है जिसको आगे किया जा सकता है। तो ब्रांचेस की बेसिक नॉलेज हमें हुई है आज, और अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स की। फिजिक्स का स्कोप क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। चलिए ठीक है, नेचर तो अपना काम करेगी, हमारे ना करने से नेचर अपना काम करना थोड़ी रोक देगी। तो क्या फायदा हो रहा है पढ़ने से, क्या हो रहा है, हमारे स्कोप देखते हैं इसका। देखिए फिजिक्स, जब हम खुद नेचर की स्टडी कर रहे हैं तो नेचर को तब तक कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, तो उसका स्कोप सोचिए कितना वास्ट है, कितना बड़ा हो सकता है फिजिक्स का स्कोप, क्योंकि ये तो हर जगह है। मैं बोल रहा हूं इसमें फिजिक्स है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है इसमें फिजिक्स है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं उसमें फिजिक्स है, हम चलते हैं इसमें फिजिक्स है, खाते हैं पीते हैं सोते हैं, एनर्जी कहां से आती है इसमें फिजिक्स है, काम कैसे करते हैं इसमें फिजिक्स है। तो जब ये फिजिक्स हर जगह है तो इसका स्कोप भी तो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। और जो रेंजेस ऑफ मास, सिंपली हम तीन चीजें अगर हम बात करें, मास, टाइम और लेंथ की, तो उसमें कितनी वाइड रेंजेस फिजिक्स के अंदर है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर हम मास की बात करें, जो हमने अभी तक लगभग कैलकुलेट किया है, एज्यूम किया है, वो रेंज है 10⁻⁻30 ऑर्डर से केजी टू 10⁻55 केजी। ये देखिए कितनी बड़ी रेंज है, 10⁻55, 10⁻⁻30 तक रेंज इसकी हमने एजम्पशन किया है। ये लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसका ऑर्डर हमने अभी तक फाइंड आउट किया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर ये हो गया, और ये यूनिवर्स का मास है। अब यूनिवर्स का मास एक्सपेक्टेड है, किसी ने कैलकुलेट तो नहीं किया है कि वजन तोला यूनिवर्स का मास आ गया, ये एक्सपेक्टेड है, कैलकुलेटेड है। जैसे कि हमने बताया प्रेडिक्शन है, अगर कभी गलत हुआ तो शायद चेंज हो जाए। तो ये रेंज आ गई। अभी अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ की रेंज है जो अभी तक मेजर हुई है 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर। ये 10⁻⁻14 मीटर जो न्यूक्लियस का साइज है, एटम के अंदर न्यूक्लियस का एक्सपेक्टेड साइज है, वो 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो ये मिनिमम हो गया 10⁻26 मीटर। ये साइज ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी लेंथ यूनिवर्स कवर कर रहा है एक तरफ से। तो 10⁻26 मीटर ये भी एज्यूम्ड है, कैलकुलेटेड है, हो सकता है फ्यूचर में ये भी गलत हो जाए। ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं, फिजिक्स परमानेंट नहीं है, फाइनल नहीं है, कभी ना कभी तो सब कुछ चेंज हो सकता है, शायद आने वाले टाइम में हो जाए। तो 10⁻⁻14 मीटर 10⁻26 मीटर इसकी रेंज है। और टाइम की बात करें तो 10⁻⁻22 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड अभी तक कैलकुलेटेड है। 10⁻22 सेकेंड है जितना टाइम लाइट एक न्यूक्लियस को पास करने में, कोई एटम का न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियर डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लाइट को लगेगा, वो ये टाइम है। और एक्सपेक्टेड एज ऑफ सन, जो हमारा सूरज है उसकी एक्सपेक्टेड एज ये है, एक्सपेक्टेड कैलकुलेटेड है तो इतनी है। तो ये बहुत ही बड़ी रेंज है। ये तो सिंपल से हमने मास, लेंथ और टाइम की बात करी। ऐसी इन्फिनिटी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी ऐसी ऐसी रेंजेस हो सकती हैं। तो सोचिए फिजिक्स का स्कोप कितना बड़ा है। तो सिंपली हम बस यही कह सकते हैं कि फिजिक्स का स्कोप बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा है, हमारी समझ से भी काफी बड़ा है। तो ये हो गई फिजिक्स के स्कोप की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट क्या होता है हम सभी पता है कि जब हम किसी काम को मन से करते हैं तो उसके पीछे एक एक्साइटमेंट होता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, क्या क्या नया इससे निकल के आ सकता है। तो एक्साइटमेंट, अब समझिए एक्साइटमेंट को। अभी जैसे कि हमने बात करी यूनिफिकेशन, कि क्या ये एक्साइटेड नहीं है कि जो आप देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम, इतने सारे प्लेनेट, इतने बड़े बड़े प्लेनेट सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, सैटेलाइट्स प्लेनेट्स के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, वो एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से समझा जा सकता है। इतना जो फर्स्ट एरिया है वो सिर्फ एक लॉ से समझा जा सकता है। ये एक्साइटमेंट है। हमारे लिए शायद नहीं है कि हाँ हम तो पढ़ते आ रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन जिसने पहली बार बनाया यानी कि न्यूटन, तो न्यूटन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा कि अरे मैंने इसके पीछे एक रीजन खोज दिया, ये सब क्यों हो रहा है, ये जो एप्पल था वो नीचे ही क्यों गिरा,
तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इतनी बड़ी एरिया को हमें समझा रहा है, और बहुत सारे बर्नौलीज प्रिंसिपल है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है इसके पीछे बर्नौलीज प्रिंसिपल है। अगर आपने देखा होगा तूफान में जो टीन की छत होती है वो उड़ जाती है, तो क्यों उड़ जाती है, बाकी सब चीजें इतना ज्यादा ना उड़े तो वो उड़ जाता है, उसके पीछे भी बर्नौलीज प्रिंसिपल है। और बहुत सारे एप्लीकेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल के, तो एक सिर्फ बर्नौलीज प्रिंसिपल से ये सब चीजें समझी जा सकती हैं। तो जो इतना कॉम्प्लेक्स हम काम कर रहे हैं, नेचर काम कर रहा है कॉम्प्लेक्स, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको फाइनली किसी टाइम पे किसी ने एक लॉ से समझा दिया कि बस इस वजह से ये हो रहा है, तो ये एक्साइटमेंट है। दूसरा, रिड्यूस भी कर सकते हैं आप, कितना डीप जाएंगे। अभी अगर आप इस बोर्ड को देख रहे हैं तो सिंपली आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग ही शेप का, अलग ही स्ट्रक्चर का दिखाई देगा, और ज्यादा जूम करेंगे तो अलग ही चीज दिखाई देगी। तो ये किसका एक्साइटमेंट है? फिजिक्स का, कि कितना ज्यादा आप डीप जा सकते हैं, कितना रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी एक्साइटमेंट है। और एक एक्साइटमेंट साइंटिस्ट जो फिजिक्स होते हैं इनके अंदर होता है कि दुनिया के लिए कुछ नया करना है, और उससे उनको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, पीस के लिए मेडिटेशन करते हैं, और कुछ लोगों का यही मेडिटेशन है कि वो कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि ये सब साइंटिस्ट के जिनका आप नाम सुनते हैं, न्यूटन है, और फिर आइंस्टाइन है, एडिसन है, हेनरी है, टेस्ला है, और हमारे एटॉमिक जो अनुसंधान केंद्र है इंडिया का, उसमें थे होमी जहांगीर बाबा, जेसी बोस, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने काम किया। सबका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का मकसद सिर्फ ये होगा कि सोसाइटी को कुछ दे के जाए। तो ये भी एक एक्साइटमेंट रहता है कि जब आप कुछ नया डिस्कवर करते हैं तो आपको पैसे से ज्यादा एक एक्साइटमेंट रहता है कि मैंने कुछ किया। तो ये एक्साइटमेंट फिजिक्स का है। अब ये बहुत अच्छी चीज है कि जो एक्साइटमेंट है यही जो हमारी सोसाइटी है इसको लगातार डेवलप कर रहा है। बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, आज हम आप लोगों से बात कर पा रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको लेक्चर दे पा रहा हूँ, तो उसके पीछे सोचिए कितना डीप साइंस है। इसके पीछे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी तो उसमें ऑप्टिक्स का यूज किया गया, आप तक मेरी आवाज हो रही है, साउंड जो हमारी चलती है इसकी बात कर रहे हैं। बाकी डिवाइसेस बनी, टेक्नोलॉजी का बहुत यूज है, और टेक्नोलॉजी के पीछे साइंस है, और ये आप तक पहुंच भी गया। इसके पीछे ईएम वेव से, माइक्रोवेव के थ्रू ये डेटा आपके पास जा रहा है। तो सोचिए कितना डेवलप हो रहा है। एक छोटा सा मोबाइल फोन है, इससे समझ में आ रहा है कि कितना डेवलप हो चुके हैं। इसके अलावा तो आपके आसपास कितने एग्जाम्पल है, पंखा है, लाइट है, आपके पास बल्ब है, कार है, बाइक है, प्लेन्स है, ये सब चीजें क्या है? ये एक्साइटमेंट के कारण डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी। तो ये सब चीजें एक्साइटमेंट के कारण ही हो रही है। हालांकि इसके बहुत सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसी एक्साइटमेंट किसी के लिए बुरा भी साबित हो सकता है, कि जैसे आप सब जानते हैं एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये सब, हाइड्रोजन बम, ये सब क्या है? ये विनाश कर सकती है प्रकृति का, हम सब का। तो जहाँ फायदे हैं कुछ नुकसान भी है, कुछ के लिए एक्साइटिंग होगा, लेकिन है एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है फिजिक्स में। इसके बाद फाइनली बात करते हैं आज के इस लेक्चर के फाइनल टॉपिक पे, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो वैसे तो मैं आपको अभी जस्ट पीछे बता चुका कि तीनों में रिलेशन क्या है, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। ईएम वेव का ही एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसका टॉपिक है? फिजिक्स का। इसको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। इससे क्या टेक्नोलॉजी बनी? माइक्रोवेव का यूज करके ये टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, मोबाइल कंप्यूटिंग या मोबाइल जो आपका फोन चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी है। और इसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है शायद समझाने की जरूरत नहीं है, बता चुका हूं, ये आप सब भी जानते हैं क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। और बहुत सारी लोग चीजें हैं, जैसे डीजल इंजन बना, डीजल इंजन के पीछे क्या था? फिजिक्स था। फिर उससे टेक्नोलॉजी डीजल इंजन बना, और उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है? फैन है, फैन बनाया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है उसके थ्रू उसका यूज करके फाइनली मोटर बनाई गई, मोटर से फैन चला, फैन का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है? तो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी रिलेटेड है, और इतना ज्यादा डीप है, इतनी सारी चीजें दुनिया में कि अगर बताने लगे तो शायद बहुत टाइम लग जाए। लेकिन आप अपने आसपास कोई भी चीज देखिए, कोई भी गैजेट देखिए, उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के पीछे फिजिक्स है। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी आपस में इंटर रिलेटेड है। लगातार फिजिक्स जो है वो सोसाइटी के लिए वर्क करती आ रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी मींस जो आपकी साइंस है उसका यूज करके आप कोई डिवाइस बनाते हैं, और उस डिवाइस को किसको दे देते हैं? सोसाइटी को। सोसाइटी एंड यूजर है उसका। हालांकि जो बनाने वाले होते हैं वो भी सोसाइटी से ही होते हैं, लेकिन फाइनली एंड यूजर को सोसाइटी बोलेंगे। कि फिजिक्स जो हमारी
नॉलेज थी उसको गैदर करके हमने कुछ ऐसी चीज बनाई जो सोसाइटी को फुलफिल कर रही है। तो ये रिलेशन है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।